नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरिता पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों को किन किन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्वर कितने होते हैं और उनका विभाजन किन किन आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। फ्रेंड, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर की सहायता के हम उन्हें उच्चारित नहीं कर सकते, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग पहले इसका विभाजन देखेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहला आता है कंठ, जिसमें कि पूरा क वर्ग आता है। क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे कंठ वर्ण हैं। फिर आते हैं तालव्य। तो तालव्य के अंदर हमारा च वर्ण आता है, वर्ग पूरा च, छ, ज, झ और ञ। फिर मूर्धन्य, जिसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। मूर्धा अर्थात तालु के का पिछला हिस्सा, उसे मूर्धा कहते हैं। बहुत लोगों को फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न हो जाता है तालव्य और मूर्धन्य में। तो तालव्य हमारे तालु का दांत की तरफ आगे वाला हिस्सा जो होता है वो तालु होता है, और तालु के जो पिछला हिस्सा हमारे गले के तरफ का होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जीभ को पीछे मुड़ के तालु के पिछले हिस्से को स्पर्श करना होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। फिर आते हैं हमारे दंत्य, जो दंत के मूल से दंत हमारी जो जीभ होती है, हमारी जीवा को दंत के मूल अर्थात जहाँ से दांतों की जड़ें होती हैं उस जगह पर जीभ का स्पर्श होता है, तो उन्हें हम कहते हैं दंत्य वर्ण, जिसमें आता है हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध और न। न को दंत वर्त से भी मानते हैं कुछ लोग इसका उच्चारण स्थान वर्त से, लेकिन ये पूरा वर्ग दंत में आता है। फिर आती हैं ओष्ठियाँ, इसके अंतर्गत हमारे प, फ, ब, भ, म अर्थात पूरा प वर्ग आ जाता है। फिर आएंगे दंत्योष्ठ वर्ण, इनके उच्चारण में हमारे दांत और ओंठ दोनों आपस में मिलकर इनका उच्चारण करते हैं। तो ऐसे दो वर्ण हैं, व और फ। फ्रेंड्स, क को काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि क का उच्चारण हमारे स्वर यंत्री अर्थात गले के बिल्कुल अंदर से होता है, इसलिए इसे क को काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन्हें और हम किस तरह से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क का उच्चारण स्थान क वर्ग का क्या होगा और च वर्ग क्या क्या होगा। तो आप लोग याद रख सकते हैं KTMDO। KTMDO से आप लोग ये वर्गीय व्यंजन जो हमारे 25 वर्ण हैं इन्हें याद रख सकते हैं। K से हो जाएगा कंठ, T से हो जाएगा तालु, M से मूर्धा और D से हो जाएगा दंत्य और O से हो जाते हैं ओष्ठ। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को संस्कृत के सूत्रों के अनुसार भी आप इस वर्णमाला को याद करने के लिए बताऊंगी, ताकि आप लोग जैसे हो सके, जिस तरह से जिसको याद हो सके वह इस वर्णमाला को वैसे याद कर ले। तो क वर्ग के लिए संस्कृत में सूत्र है अकुह विसर्गानाम कंठः। अ से हो जाएगा छोटा अ और बड़ा आ, कु से हो जाएगा का वर्ग और हा से हो जाएगा हा, और विसर्गा नाम से हो जाएगा विसर्ग अर्थात जो अनुस्वार के बाद जो विसर्ग आता है वो। तो इतने सारे वर्ण कंठ से उच्चारित होंगे। अगर इतने सारे वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो वो कंठ ही होगा। नेक्स्ट सूत्र है इचु यशानाम तालु। ई से हो जाएगा छोटी और बड़ी ई, चू से हो जाएगा च वर्ग, य हो जाएगा और श से हो जाएगा श। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा। नेक्स्ट आता है ऋटुषा नाम मूर्धा। री से हो जाएगा री और टू से हो जाएगा टा वर्ग और र और खटकोणा वाला शा, ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। नेक्स्ट सूत्र है ऋतुलशानाम दंत्य।
तो इसमें री दिया गया है, ये संस्कृत में स्वर माना गया है, तो इसलिए इसे संस्कृत के सूत्र में रखा गया है फ्रेंड्स। और तू से हो जाएगा ता वर्ग। ल और श इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान दंत्य होगा। उपध्वनिया नाम ओष्ठः। उ है और पू से हो जाएगा पा वर्ग और ध्वनिया नाम ओष्ठ का अर्थ है उ और पू ध्वनियों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो उ से उ, छोटा उ और बड़ा उ, और पू से हो जाएगा पा वर्ग। नेक्स्ट सूत्र है ए दैतो कंठ तालु होगा। इसका अर्थ ए और ऐ ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ ताल होता है। ये ऐसे शब्द हैं जो दो उच्चारण स्थानों को मिलकर उच्चरित होते हैं। उदयतो कंठोष्ठ, ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण। वकारस्य दंतोष्ठ, व और जिन वर्णों में विकार है अर्थात जो संयुक्त व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। नेक्स्ट सूत्र आता है पंचम अनुस्वारस्य नासिका। इसका अर्थ है पंचम अर्थात जो वर्ग के सभी वर्गों के पंचम वर्ण हैं वो, और जो अनुस्वार है अनुस्वार हमारे स्वर में उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। तो फ्रेंड्स ये संस्कृत के सूत्रों के आधार पर हमने पूरी वर्णमाला बताई है। जितने संस्कृत में वर्ण हैं उतने वर्णों का उच्चारण स्थान इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। जो बाद में विकसित हुए वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान इन सूत्रों में नहीं दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रयत्न के आधार पर हमारे व्यंजनों को किन किन आधारों पर विभाजित किया गया है। प्रयत्न के आधार पर विभाजन किया गया है इन्हें दो भागों में, एक तो अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। फ्रेंड्स इसके लिए भी संस्कृत में एक सूत्र है, वह है कादयो मा वशानः स्पर्शः। कादयो मा वशानः स्पर्शः, का से लेके माँ तक सभी व्यंजन स्पर्श वर्ण होते हैं। फ्रेंड्स क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये सारे मिला के 25 वर्ण होते हैं और ये सारे 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होंगे। ऊष्म व्यंजन स और खटकोणा वाला श और स और ह, श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन हैं, तीनों स हैं और ह। अर्धस्वर या और वा को फ्रेंड्स अर्धस्वर कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण थोड़ा स्वरों के समान होता है। फिर आता है ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं और रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, क्योंकि रा के उच्चारण में हमारी जीभ को बहुत ही घुमाना पड़ता है और इसे बोलने में हमारी जीभ काफ़ी कंपित होती है, इसलिए इसे लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। फिर आते हैं अनुनासिक। ये सारे अभ्यंतर प्रयत्न के भाग थे फ्रेंड्स। तो अनुनासिक में हमारे सारे पंचमाक्षर आ जाते हैं अंग, इय, ड़, न, म। तो यम गणनम ये संस्कृत का महेश्वर सूत्र में एक है जिसमें सारे पंचमाक्षर आते हैं। ये सारे अनुनासिक होते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर इन्हें किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं घोष और अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजनों के अंतर्गत हमारे वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन आते हैं। सभी वर्गों के जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ ये सारे व्यंजन अघोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। फिर आती हैं हमारी सघोष या घोष ध्वनियाँ। ऐसे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हमारी सुंदरतियों में कंपन उत्पन्न होगा उन्हें हम घोष या सघोष ध्वनियाँ कहेंगे। तो इसके अंतर्गत सभी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के अंतर्गत आने वाले महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, और महाप्राण ध्वनियाँ हैं वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। अब अल्प प्राण महाप्राण होता क्या है फ्रेंड्स? तो
इसे समझ लेते हैं हम लोग। जब किसी वर्ण को बोलने में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है तो वह होता है महाप्राण, और अगर कम वायु निकलती है तो वह होता है अल्प प्राण। प्राणवायु का कम या ज़्यादा बाहर निकलना निर्धारित करता है कि वर्ण किस प्रकार का है, अल्प प्राण है या महाप्राण। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा व्यंजनों पर आधारित वीडियो। हमने जितने अच्छे से हो सकता था आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, फ्रेंड्स, ट्रिक की सहायता से भी और संस्कृत के सूत्रों की सहायता से भी। आप लोगों को अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी साहित्य सरता को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।